नमस्कार दोस्तों, हम दिल्ली के जंतर मंतर पे और हम आपको बता दें जो पूर्व सैनिक है उनको 80 दिन हो गए अपनी मांगों को लेकर। तो हम बात करते हैं कि अभी तक कहीं कोई बात हुई नहीं हुई या फिर इसी तरह जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। सर, सबसे पहले मैं नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा कपिल फौजी है और मैं आपका जो चैनल है ना, हर खबर, मैं इसका धन्यवाद करता हूँ कि आप सैनिकों की कवर कर रहे हो, क्योंकि नेशनल मीडिया तो आपने पता ही है गोदी मीडिया बनी हुई है। तो आपने क्या मेन मांगे हैं और क्या दिक्कत आ रही कि क्यों नहीं सुनवाई हो रही है आप लोगों की? देखो सर, अभी जो पहली बात तो ये जानने की ज़रूरत है पूरे देश को, 140 करोड़ लोगों को, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनेता हैं या जो मीडिया कर्मचारी हैं, जो आम जो बिजनेसमैन, वो कि भारतीय सेनाओं में जो 97% संख्या है वो छोटे रैंक के जवान जेसीयूज की और 3% अधिकारियों की। तो जो मैंने नाम लिया ना कि भारत देश को ये जानना जरूरी है, तो भारत देश ये जानता है कि 3% व्यक्ति ही इस देश के अंदर युद्ध लड़ते और जीत दिलाते, जबकि ऐसा नहीं है। इनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया है और वो नज़रअंदाज इस तरह से किया गया कि एक भेदभाव की बहुत बड़ी दीवार बन गई भारतीय सेनाओं में। रूढ़वादी प्रथाओं का बोझ आज भारतीय सेनाओं में उसको ढो रही है। यानी कि आपका सीधा सीधा कहना है कि जो ऊपर अधिकारी है, नाम उनका होता है, काम और कोई करता है। हाँ, यही यहाँ पर जो जवान है धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं 80 दिन से, ये छोटे रैंक के सैनिक हैं, इसके अंदर रिटायर्ड अधिकारी नहीं है। पर आज जो 75 सालों से होता हुआ आया है, आज तक जितने भी धरना प्रदर्शन हुए हैं सैनिकों के, संख्या बल तो जवानों का रहा है, पर जो स्टेज और माइक है उसके ऊपर भाषण देने वाले रिटायर्ड अधिकारी थे और हम दरी कुर्सी बिछाने में थे। और राजनीतिक पार्टियों ने भी यही देखा। आप थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलूँगा, 15 सितंबर 2013 को एक रेवाड़ी रैली हुई थी, उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री वो चीफ गेस्ट थे और वो जो रैली थी उसके अंदर 5 लाख से ज़्यादा सैनिक थे और वहाँ पर उस रैली से ही माननीय प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा हुई थी। पर स्टेज के ऊपर सारे रिटायर्ड अधिकारी थे और वहीं से वन रैंक वन पेंशन का नारा लगा था। आज वन रैंक वन पेंशन के लिए जवान बैठे हैं, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन थी छोटे जवान, जो छोटे रैंक के जवान हैं, जो कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाते हैं उनके लिए। पर इसका जो पैसा चला गया वो 28% से 32% अधिकारी वर्ग के पास में चला गया और जवानों के पास में सिर्फ जो जवानों की वन रैंक वन पेंशन में बढ़ोतरी हुई वो 2% से 8% की भी। ऐसा क्यों हुआ? क्या विश्वास धोखा? देखो, इसमें हम सरकार की भी गलती नहीं बताते और अपने जो जवान जेसीओ रैंक है कहीं ना कहीं गलती भी थी, या हम मतलब एक गुमराह थे, एक बरगला लिए गए थे। कि भोलेपन का फायदा उठा। हाँ, क्योंकि देखो सरकार को दिखाया गया कि हमारे पास में इतनी संख्या बल है। एक चीज़ और भी रखना चाहता हूँ कि जो जवानों की जो तादाद है पूरे देश में वो 28 लाख से ज़्यादा है। 5 करोड़ वोट जवान लेके चलते हैं और 140 सांसद सीटों को सीधा हम प्रभावित करते हैं। पर यह चीज़ें जवानों को नहीं मालूम था कि हम 140 सांसद सीटों को सीधा प्रभावित करते हैं। ये मालूम था रिटायर्ड अफसरों को, और संख्या बल हमारा दिखाते रहे, राजनीतिक रोटियां वो सेकते रहे। वन रैंक वन पेंशन भी ले गए, मिलिट्री सर्विस भी ले गए, पे कमीशन भी ले गए, प्रीमेच्योर की रिटायरमेंट। तो फिर यहाँ पे संख्या बल दिखाया जा रहा है या मांगे मांगी जा रही है? यहाँ पर हम सरकार को एक जगाने की कोशिश कर रहे कि भाई जो कुछ चल रहा है ना, जो जैसे वन रैंक वन पेंशन कोशियारी कमेटी के अनुसार छोटे रैंक के सैनिकों की थी, वो छोटे रैंक वाले सैनिकों से बाहर कर दिए गए। प्रीमेच्योर जो रिटायरमेंट है, वॉलंटरी रिटायरमेंट है, वो वन रैंक वन पेंशन से बाहर है। जेसीओ रैंक की 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं है। वीर नारियों की 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं है। सैनिक विधवाओं की 600 से 700 रुपये की बढ़ोतरी है। वहीं पर जो ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर, उनको 5-5 लाख का एरियर दिया जा रहा है, जबकि वन रैंक वन पेंशन उनका हिस्सा नहीं, क्योंकि वो 60 साल तक नौकरी करते और जवान जैसे 35 साल तक करता है। यानी कि जिसको मिलना था उसको मिला, हाँ, और जिसको नहीं मिलना था उसको दे दिया। 42,700 करोड़ पहली वन रैंक वन पेंशन में दिया। आप लोगों ने पीछे हर जगह, हर सांसद को, हर जिले वाइज ज्ञापन भी सौंपे, उनने ये बातें भी रखी, फिर सरकार की समझ में क्यों नहीं आ रही? आखिर आप लोगों को यही दिल्ली के जंतर मंतर पे क्यों जमना पड़ा? क्यों सरकार सर इसको सरकार वही तो बोले हैं, सरकार ने ये मालूम है कि जो जवानों की वोटों का जो ठेकेदार है वो रिटायर्ड लाभी बैठी है। ये सच्चाई की बात है अभी भी। यानी कि अभी जो रिटायर लोग हैं, जो पूरे ऊपर राजनीति में आप देखोगे, राजनीति जो नेताओं के साथ मिले हुए हैं, आपका काम नहीं होने दे रहे। सर वो जो है अभी संसद में बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं, राज्यसभा में बैठे हैं, वो किसके गोटे से बने हैं?
वो बने सैनिकों के कोटे से, पर जवान तो नहीं बने, जवान तो नहीं गए लोकसभा में, राज्यसभा में। इसी चीज़ को जानने में हमारे को 75 साल लगे। और ये ऐसा नहीं है संघर्ष आज शुरू हुआ था, ये 14.5 साल पहले ये संघर्ष शुरू हुआ था। तब तो इसके अंदर एक आज जिनकी उम्र 96 साल के हैं, सूबेदार प्रगट साहब तरनतारण पंजाब से, तो 96 साल के एक बुजुर्ग ने, उस समय उनकी होगी 80-82 साल के करीब उम्र। तो सर ऐसा नहीं है, दीवार बहुत ज़बरदस्त है ये राजनीति की, इसको भेदना बहुत कड़ा है, मतलब एक तरह से। यानी कि आपका भी कहना है कि कष्ट जरूर है मगर मेहनत का फल मिलेगा। हाँ सर, ये एक हवन हो रहा है, क्योंकि देखो भारतीय सेनाओं में आज भी अंग्रेजों के ज़माने के 1911 के रूल चल रहे। जैसे ही देश आज़ाद होया वो उठा के 1950 में तब्दील कर दिए गए, मतलब शोषण करने वाला ही जज है। यानी कि रूल वही, नाम खाली, नाम खाली। हमने कुछ किया। आज 75 साल हो गए देश को आज़ादी को, कहीं अमृतकाल बना रहे हैं, कहीं केंद्र सरकार बोल रही है जो अंग्रेजों के कानून थे अमृत की टोकरियों में डाल रहे हैं। पर सर 75 साल हो गए देश को, आज तक वो भारतीय सेना अधिनियम नहीं बना सके। कपिल फौजी जी, मैं चलते चलते आपसे पूछना चाहूँगा, आप सरकार को मैसेज देना चाहेंगे और जो आपके सैनिक भाई हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि 80 दिन यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर में हुए और आपने बोला भी एक हमन चल रहा है, अब हमन कब खत्म होएगा वो तो आने वाला टाइम। सर देखो, सरकार को ये लगता हो कि ये किसी गांव के सैनिकों की मांग है, जिले के सैनिकों की मांग है, स्टेट के सैनिकों की मांग। हमारा कर्तव्य ये कहता है, हमारा संघर्ष ये कहता है कि हर स्टेट के सैनिक यहाँ पूछे। और आज तमिलनाडु के सैनिक इसको चला रहे हैं। इससे पहले ये 20 फरवरी को धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, पहले पंजाब आया, फिर हरियाणा आया, फिर हरियाणा से उत्तराखंड आया, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश आया, उत्तर प्रदेश से राजस्थान के गौरव सैनिक आए और अभी तमिलनाडु में चला गया, तमिलनाडु से बिहार आएगा। ये मतलब हम जो हवन कर रहे हैं वो भारतीय सेनाओं को विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने का हवन कर रहे हैं। क्योंकि देखो, बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू है भारत में और संविधान से देश चलता है। और आर्टिकल 14 यही तो कह रही है जहाँ समानता का अधिकार है हर व्यक्ति को, तो वो समानता के अधिकार के लिए हम बैठे। अगर सरकार से जो हमारी मांग सिर्फ ये है कि हमारे को पैसा नहीं चाहिए, हमारे को चाहिए इंसाफ, हमारे को चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी वो अपनी रिपोर्ट दे 3 महीने के अंदर। सर आप यकीन नहीं मानोगे, अगर वो अपनी रिपोर्ट देते हैं और 3 महीने के बाद में उस रिपोर्ट को गंभीरता से केंद्र सरकार लागू करती है, तो आज जो भारतीय सेना विश्व के 3रे नंबर पर है वो पहले नंबर पर होगी। तो हमने यहाँ कपिल फौजी से बात की, उन्होंने पूरी समझाने की बात की, सरकार हो या उनके पूर्व सैनिक हो, कि आखिर हमारी मांग क्या और हमारे साथ क्या हुआ। तो अब देखते हैं कि कब तक, जैसे कपिल फौजी ने कहा कि एक हमन चल रहा, तो ये हमन कब तक चलेगा और कब तक ये शुद्धता होगी और कब तक इन जवानों की मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। हर खबर से आज़ाद तोमर।